67वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और कोरोना के संकट के बाद अब लगभग सारी परीक्षाएं समय पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। विद्यार्थियों के डिमांड पर पुनः एक बार करंट अफेयर्स का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो कतिपय कारणों से बीच में स्थगित कर दिया गया था। यह कार्यक्रम आपके लिए, चूंकि अनेक विद्यार्थी ये कह रहे थे कि करंट अफेयर्स का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो आपके डिमांड पर यह करंट अफेयर्स का कार्यक्रम पुनः शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स में बता दूं, अगर इस पिक्चर को आप जान रहे हैं कि कौन है तो याद कीजिए। ये पिक्चर देखकर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है और इस महिला के नाम पर अनेक रिकॉर्ड हैं। आज के करंट अफेयर्स, चूंकि आज इनका जयंती है और यहीं से मैं शुरुआत आपको कर दूं कि ये सरोजनी नायडू हैं और इनके जन्मदिन को नेशनल वीमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला तो यही इंपॉर्टेंट तथ्य है। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और यह महात्मा गांधी के द्वारा उनको कहा गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो उनके बारे में मैं बता रहा हूं। शी इज फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा रही। प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला में एनी बेसेंट का नाम आता है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला में सरोजनी नायडू का नाम आता है। और प्रथम महिला गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही, फर्स्ट वीमेन गवर्नर उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यह इंपॉर्टेंट तथ्य है सरोजनी नायडू के नाम पर। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया लिटरेचर में, साहित्य में, और उन्होंने एक लिखा जिसका नाम है मेहर मुनीर, जिसका वैश्विक स्तर पर रिकॉग्निशन मिला 12 साल की उम्र में। और शी रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप, 16 साल की उम्र में उनको स्कॉलरशिप मिला निज़ाम ऑफ हैदराबाद से, और वो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ने गई। वहाँ उनकी मुलाकात नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थर साइमन तथा एडमंड गॉसी से हुई। और एडमंड गॉसी ने उनको एडवाइस दिया कि उनको अपना फोकस करना चाहिए राइटिंग पर, इंडियन थीम्स पर, राइटिंग पर। लेकिन उनका जो राजनीतिक करियर था 1905 में स्टार्ट हुआ, जब वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई। शी ट्रेवल टू डिफरेंट रीजन, अनेक जगहों पर वो गई और जहां भी गई उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट और सोशल वेलफेयर की बात की। 1917 में उन्होंने विमेंस इंडियन एसोसिएशन WIA की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन, विमेंस इंडियन एसोसिएशन यानी WIA की स्थापना कौन किया? तो 1917 में हुआ था सरोजनी नायडू के द्वारा। 1925 में वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा बनी और उन्होंने साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में भाग लिया 1930 में। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। तो ये उनके नाम पर है और आज इनकी जयंती है और इसलिए ये अवसर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को पता है कि ब्रिटिश सरकार ने सरोजनी नायडू को कैसरे हिंद की उपाधि उनको काम को देखते हुए दिया था। और उनका काम कहाँ था? प्लेग जब फैला था तो प्लेग में उनके असाधारण कार्य के लिए कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उन्होंने भाग लिया। 1905 में उनका प्रथम कलेक्शन यानी कविताओं का कलेक्शन आया 1905 में, जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू के कविताओं का संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1905 में हुआ। 1961 में पद्मजा नायडू
ये सरोजिनी नायडू की डॉटर हैं, बेटी हैं। इन्होंने दूसरा कलेक्शन प्रस्तुत किया सरोजिनी नायडू का, द फीदर ऑफ द डॉन, द फीदर ऑफ द डॉन, जो कि 1927 में सरोजिनी नायडू ने लिखा था। सरोजिनी नायडू जी के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रथम महिला गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। और उस समय यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध कहा जाता था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, वहाँ की वो राज्यपाल रहीं 47 से लेके 1949 तक। ये क्वेश्चन भी पूछता है। और उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। महात्मा गांधी ने उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा, या भारत कोकिला। और ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि उनके नाम पर दर्ज है। तो ये सरोजिनी नायडू का आज है 13 फरवरी 1879 और इनका पुण्य है, तिथि है 2 मार्च 1949। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इन चीज़ों को एक तरह से सब लोग जानते हैं। और उनके कविताओं की प्रशंसा रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों ने भी की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और महिला दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन को। तो ये अवसर है कुछ महिलाओं के बारे में जानने का। पहला है आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी ये नाम पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि आनंदीबाई गोपाल राव जोशी प्रथम भारतीय महिला फिजिशियन हैं, फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन। इन्होंने 1886 में एमडी किया एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वीमेन हु वॉज ट्रेंड इन वेस्टर्न मेडिसिन एंड द फर्स्ट वीमेन टू ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले वो गईं और प्रथम भारतीय फीमेल फिजिशियन बनने का इनके नाम पर रिकॉर्ड है, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। किरण बेदी अगेन एक फीमेल आइकॉन के रूप में है। ज्वाइंट इंडियन पुलिस सर्विस 1972 में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया और फर्स्ट वीमेन ऑफिसर बनने वाली, आईपीएस बनने वाली महिला के नाम पर इनका नाम रिकॉर्ड है। और 2003 में किरण बेदी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट वीमेन हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस सिविल पुलिस एडवाइजर। 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ सिविल पुलिस एडवाइजर बनने वाली प्रथम महिला 2003 में इनके नाम पर रिकॉर्ड है। जस्टिस एम फातिमा बीबी ये भी फीमेल आइकॉन के रूप में है, इनके नाम पर भी रिकॉर्ड है, क्योंकि जस्टिस एम फातिमा बीबी प्रथम महिला जज के रूप में इनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है। इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज बनाया गया 1989 में 89 में। शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन इन द हायर जुडिशियरी। उच्चतम न्यायालय में मुस्लिम महिला के रूप में भी रिकॉर्ड है इनके नाम पर। और ये बहुत बड़ी बात है इनके नाम पर, क्योंकि एशियन कंट्री में ऐसा रिकॉर्ड करने वाली प्रथम थी। तो आज ये समय है। एक प्रिया जिंगन का भी नाम है, प्रिया जिंगन। शी ड्रीम्ड ऑफ सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में सेवा करने का इनका सपना था और इन्होंने सेवा किया भी। शी वॉज द फर्स्ट लेडी कैडेट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी इन 1993। 1993 में भारतीय सेना में शामिल होने वाली प्रथम महिला लेडी थी, फर्स्ट लेडी कैडेट थी। और ये इम्पोर्टेंट है इनको जानने का। तो ये आज महिला दिवस है और इस अवसर पर ये बात बताई जा रही है। और आज 13 फरवरी को एक दूसरा इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज ही के दिन नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। जी हाँ, 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ये ऐलान किया था। तब से सरकार को चलाने के लिए आवश्यक सभी शाखाओं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका नई दिल्ली में शिफ्ट हो गया। मैं बता दूं, पहले भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता थी और 1931 में सारा चीज़ें शिफ्ट हो गई थी नई दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली की राजधानी बनी थी। और पहले जो गौरव था वो अब दिल्ली में शिफ्ट किया। और दिल्ली को भारत पर पूर्व में शासन कर चुके कई साम्राज्यों द्वारा वित्तीय और राजनीतिक केंद्र होने का गौरव पहले से ही प्राप्त था। दिल्ली के लिए जो प्रारंभिक योजना और वास्तुकला है वो हर्बर्ट बेकर और
एडविन लुटियंस नामक 2 ब्रिटिश वास्तुकारों ने किया था। निर्माण कार्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और संपूर्ण निर्माण कार्य 1931 तक संपन्न हुआ। 13 फरवरी 1931 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा राजधानी बनाया गया। आज 13 फरवरी है और आज के दिन ये इंपॉर्टेंट इवेंट बन रहा है। तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, देख सकते हैं। और आज 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। एक समय था जब रेडियो जन जागरण का सबसे बड़ा केंद्र था और हर चीज़ें से रेडियो से लोगों को मिलती थी, और आज वर्ल्ड रेडियो डे है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है 2012 से, और यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड रेडियो डे 2012 से। वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में कहा जाता है इस साल का जो थीम है रेडियो एंड द ट्रस्ट, यानी रेडियो और विश्वास। ये इंपॉर्टेंट है कि इस साल का एक थीम है 2022 वर्ल्ड रेडियो डे का। और कुछ क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। और कौन मनाता है, तो यूनेस्को मनाता है। कब से शुरू हुआ, तो 2012 से शुरू हुआ। और थीम क्या है 2022 का, तो रेडियो एंड द ट्रस्ट। एक क्वेश्चन आता है रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार मार्कोनी ने किया। रेडियो का 1895 में मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। और ऑल इंडिया रेडियो AIR ब्रॉडकास्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे देश में है, ऑल इंडिया रेडियो जहाँ से न्यूज वगैरह चलता है, उसकी शुरुआत 1923 में हुई, 1923 में। तो ये कुछ सूचनाएं थी ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। और ये क्विज भी है आप यहाँ पर, इस क्विज को भी आप देख सकते हैं। एक क्विज और है कि FM रेडियो का आविष्कार कौन किया, हु इन्वेंटेड FM रेडियो, और इसका आंसर होगा एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। FM रेडियो के आविष्कारक हैं एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये इंपॉर्टेंट बात है रेडियो पर, कुछ ये क्विज और उसका उत्तर यहाँ पर है आपके सामने। एक महत्वपूर्ण सुर्खी आ रही है हिजाब विवाद पर, जो कर्नाटक में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL फाइल हुई है, जिसमें कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में कॉमन ड्रेस कोड लागू की जाए। ये मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करके, क्योंकि यूनिफॉर्म लागू करने पर यह विवाद हुआ है कर्नाटक में। और PIL में कहा गया है कि पूरे देश में ये लागू किया जाए। कर्नाटक में कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध चल ही रहा है। इसी बीच में यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में समान ड्रेस कोड यानी कॉमन ड्रेस कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक स्टूडेंट ने ये रिट फाइल किया है। और कहा गया है इस रिट में कि अगर ड्रेस कोड लागू होता है तो इससे क्या होगा, सामाजिक समानता होगी, गरिमा सुनिश्चित होगी, बंधुत्व आएगा, एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात कही गई है, देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। मृत्युदंड के बारे में एक डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्युदंड के प्रतिस्थापन यानी बदले में बिना किसी छूट के अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर, यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेथ के जगह पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बहुत हार्श, बहुत कड़ा सजा है, उसके जगह पर अंतिम सांस तक आजीवन कारावास बिना किसी छूट के दी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी जानिए। 1980 के बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मृत्युदंड की सजा मात्र अन्यतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दी जा सकती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। 1983 के मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मृत्युदंड अत्यंत क्रूर, कठोर और भयानक तरीके से हत्या के मामले में दी जानी चाहिए। अत्यंत क्रूर, कठोर और भयानक तरीके से हत्या के मामले में, यदि हत्या का उद्देश्य धन प्राप्त करना है, अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या करने पर दी जा सकती है, किसी निर्दोष बच्चे, असहाय महिला या गण्यमान्य व्यक्ति की हत्या करने पर दी जा सकती है,
और 1989 के केहर सिंह बनाम पंजाब बनाम भारत राज्यवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्यपालिका को मृत्युदंड की सजा क्षमा करने का अधिकार है, यानी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। एक और खबर आ रही है नेपाल से, क्योंकि वहां के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी हो रही है। आचार संहिता उल्लंघन का उन पर आरोप लग रहा है। नेपाली कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों के सांसदों ने ये एक तरह से महाभियोग प्रस्ताव दर्ज किया है, नोटिस दिया है। 100 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन करंट अफेयर्स का ये न्यूज़ बनता है। नेपाल के चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर जेबी राणा के खिलाफ ये महाभियोग का प्रस्ताव दर्ज किया गया है। और संडे आज है और नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में जो नेपाली कांग्रेस है, माओवादी सहित अन्य दलों के करीब 100 से अधिक सांसदों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ ये नोटिस दर्ज करवाया है। एक इंपॉर्टेंट ड्रोन को लेकर आई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस समय ड्रोन एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के रूप में कई कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही है और सरकार ने कहा है कि ड्रोन का इंपोर्ट यानी आयात नहीं होगा। इसका मतलब हुआ अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। हालांकि रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के मकसद से ड्रोन का आयात हो सकेगा। देश की ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से पिछले साल अगस्त में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नियमों में ढील दी थी। सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस फैसले से क्या फ़ायदा होगा, कितनी बड़ी होगी भारत की ड्रोन इंडस्ट्री, ये देखना होगा इन सब बातों को। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे चीन की जो बड़ी ड्रोन कंपनियां हैं उनको देश में एंट्री करने से रोकने के लिए सरकार ने ड्रोन के आयात को प्रतिबंधित किया है। अगला खबर है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के बारे में। और तमिलनाडु सरकार चाहती है कि नीट से अलग होने के लिए, और इस पर बिल भी पास कर दिया है कि तमिलनाडु में जो भी नीट होगा वो अपना तमिलनाडु अलग से लेगा। बिल भी पास किया है, लेकिन गवर्नर ने उस बिल को वापस विधानसभा में पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस परीक्षा में छूट की मांग करते हुए अब संविधान संशोधन की मांग कर डाली है। विधानसभा के विशेष सत्र में स्टालिन ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कामकाज में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार चाहता है कि जो देश में कॉमन नीट होता है मेडिकल के लिए, उससे वो शामिल नहीं होता। चाहता है कि तमिलनाडु का अपना खुद का एंट्रेंस हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक खबर फॉडर स्कीम चारा घोटाले से आ रही है। झारखंड के सबसे बड़े चारा घोटाला, और ये अंतिम है, जिसका फैसला 15 फरवरी यानी 2 दिन बाद होने वाला है। और इसमें मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव हैं, जो रांची पहुंच चुके हैं। सीबीआई की विशेष अदालत डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा मामले में 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। ये सीबीआई की कोर्ट है और सुरक्षित फैसला रख लिया गया था। और इसमें पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू के अलावा 99 अन्य आरोपित हैं। बता दूं, 4 मामलों में लालू को सजा मिल चुकी है अब तक, और झारखंड में कुल 5 मामले हैं, 4 में उनको सजा मिल चुकी है। और ये जो 5वां मामला है वो मामला में फैसला आने वाला है डोरंडा कोषागार में। पहली चाईबासा के 2 मामले, देवघर और दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वे फिलहाल जमानत पर हैं। पर अब चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 15 फरवरी को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। और एक खबर है, जो भारत और रूस के बीच में मिसाइल डिफेंस S-400 सिस्टम के लिए समझौता हुआ है, उसको अमेरिका तवज्जो नहीं दे रहा है। ये चीन के लिए एक टेंशन का विषय है, क्योंकि चीन मानता था कि S-400 को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में तनाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बाइडेन ने जारी की हिंद प्रशांत रणनीतिक रिपोर्ट अमेरिका की टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। यह भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों को दर्शाता है और इससे चीन की चिंता बढ़ गई है।
यूक्रेन भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय मैप पर विवाद का केंद्र बना हुआ है। बाइडेन और पुतिन की वार्ता विफल हो गई है। इसके निहितार्थ क्या हैं? पुतिन और बाइडेन के बीच वार्ता के विफल होने के बाद यूक्रेन समस्या के राजनयिक समाधान के रास्ते भी बंद हो गया है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि यूक्रेन के मामले में रूस और वेस्टर्न और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ गए हैं। इस पर एक वीडियो अलग से इस चैनल पर अपलोडेड है, जो कि यूक्रेन विवाद के संपूर्ण पक्षों को इस वीडियो में रखा गया है, उसे आप देख सकते हैं। और अमेरिका ने दिया संकेत कि युद्ध और कूटनीति दोनों के लिए वह तैयार है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता तब विफल हुई जब बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए कहा, रूस कुछ ही दिन में और बीजिंग में चल रहे शीत ओलंपिक के 20 फरवरी को समाप्त होने के पहले आक्रमण कर सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। रूस ने पड़ोसी देश बेलारूस में युद्धाभ्यास के लिए अपने सैनिक भेजे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है, हम रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग के अंदर झांक कर नहीं देख सकते, हम उनके फैसलों और इरादों को लेकर अटकलें नहीं लगा सकते। अमेरिका ने कहा है, हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। और ये अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात एक तरह से यहाँ से है। और ये जो है बिहार में के से जुड़ा हुआ है, और यह है टिक्का मांझी। जी हाँ, इनकी जन्म जयंती है और बिहार और बीपीएससी वगैरह में बिहार संबंधित ये स्पेशल बिहार हिस्ट्री से जुड़ता है। टिक्का मांझी का आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है। और टिक्का मांझी फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड टायरनी वाज, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई किया और ब्रिटिश निरंकुशता के विरुद्ध, और ही वॉज द एक्चुअली फर्स्ट जो कि उन्होंने ये इस तरह का प्रतिरोध किया। और उनको 11 फरवरी 1750 में उनका जन्म हुआ सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में, और आज उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी इनको मनाया जा रहा है 11 फरवरी को। और ये एक पुल है जिसका उद्घाटन हुआ है हाल ही में बिहार में, जो कि इम्पोर्टेंट है ये। और ये लंबी प्रतीक्षा के बाद मुंगेर को खगड़िया तथा बेगूसराय से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु के सड़क पुल से आवाजाही शुरू हुई है। और गंगा नदी पर बना है ये पुल। 2002 में शिलान्यास हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और अब ये बनकर तैयार हो गया है। तो ये करंट अफेयर्स का आज का एपिसोड हुआ, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी करंट अफेयर्स का आपको एपिसोड देश और विदेश का और संपूर्ण पक्षों का मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं ये कड़ी जारी रहेगी, और इस वीडियो को आप इस तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।